Good morning students and my dear friends, today is 3rd of July 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रोबस्ट एफपीआई इनफ्लोज फ्यूल गेन्स इन स्टॉक। अगर आपको लास्ट डे की एनालिसिस याद है तो हमने स्टॉक इंडाइसिस में नए रिकॉर्ड्स की न्यूज़ को डिस्कस किया था, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है जो कि मिंट ने अपने फ्रंट पेज पे कवर करी है। और इस न्यूज़ में भी सेम बात ही कही, बिकॉज ऑफ द रोबस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट is attaining the new record. So current market rally that is characterized by broader participation of stock compared to the two previous sessions, and that's specially bolstered by robust or strong FPIs. Strong FPIs means in strong FPI inflow. Inflow means buying. So there is a strong trend of buying among the foreign portfolio investors, and because of this trend the percentage of Nifty 50 stock is trading above their 200-day moving average. तो पिछले 200 दिन के मूविंग एवरेज DMPA से ज़्यादा निफ्टी 500 स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट दैट स्टैंड्स अप्रॉक्सीमेटली 73% एज ऑफ 28 ऑफ जून, जो कि पिछली रैली में अप्रॉक्सीमेटली 69% था। और अगर हम इस DMA की बात करें दैट इज़ डेली मूविंग एवरेज, तो कोई भी स्टॉक अगर या कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग अगर 200 DMA से ऊपर है तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और 200 के नीचे अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज अ बियरिश ट्रेंड। तो जनरली 200 DMA is considered as the average closing price of security over 200 days. तो 200 दिन का जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है उसको जनरली 200 DMA से हम डिनोट करते हैं। और अगर करंट ट्रेंड की बात करें, सो वाइल द परसेंटेज ऑफ द स्टॉक ट्रेडिंग अबव 200 DMA इज लोअर देन 91% एट द एंड ऑफ 20 मंथ रैली अंटिल अक्टूबर 2021। और इस बार जो FPIs में हमें बाइंग का ट्रेंड देखने को मिला है उसकी वजह से मार्केट हैज़ अचीव द न्यू रिकॉर्ड्स इन अ वेरी शॉर्टर स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है फिलहाल के लिए जो ब्रॉड बेस मोमेंटम है ग्रोथ का ये अभी सस्टेन रहेगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी हमें स्टॉक्स में और FPI में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, FPI इनफ्लो में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए ये जो मोमेंटम है ये आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। फाइनेंशियल विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मर्ज HDFC बैंक। और ऐसा कहा जा रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% का हमें अर्निंग ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है इन फाइनेंशियल ईयर 24 बिकॉज ऑफ दिस FPI ट्रेंड। सो दिस इज द शेयर ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक trading above their 200-day moving average, that is their DMA, जो stands at 73%, जबकि पिछली रैली में it was 69%. The top Nifty 500 gainers in the last 3 months were Adani Enterprises, Bajaj Auto, SBI Life, Cipla and NTPC. और इससे पहले जो रैली देखने को मिली थी, रैली मीन्स जो इससे पहले जो FPI में जो हमें बाइंग का ट्रेंड देखने को मिला था तो वो इस ड्यूरेशन में जून से लेकर के दिसंबर तक के ड्यूरेशन में देखने को मिला था, और उस ड्यूरेशन में भी अडानी, ग्रासिम, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस और नेस्ले वर द टॉप गेनर्स। अब इसी के साथ निफ्टी से ही एसोसिएटेड एक और न्यूज़ है, उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। ऑफशोर निफ्टी रिटर्न्स होम एज ट्रेडिंग इन गिफ्ट सिटी स्टार्ट्स। सो फाइनली 20 साल के वेट के बाद, so after more than 2 decades, India has successfully managed to bring down the offshore traded Nifty from Singapore. और मंडे यानी आज से इसमें फर्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट होगी गिफ्ट सिटी में। सो गिफ्ट निफ्टी के नाम से इसको SGS निफ्टी को दोबारा से रीचेरिश्ड किया गया है, और आज से यानी मंडे 6:30 AM से गिफ्ट सिटी में इसकी फर्स्ट टाइम इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड दिस विल सी अस spillover of better price discovery with India assuming the role of price setter. और अभी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 62 डोमेस्टिक एंटिटीज़ जो हैं वो इस ट्रेडिंग में पार्ट ले रही हैं अलॉन्ग विथ फ्यू फॉरेन इन्वेस्टर्स।
तो जो ऑफ शोर निफ्टी है अब वो इंडिया के गिफ्ट सिटी में आज से स्टार्ट हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए वेयर इज दिस गिफ्ट सिटी सिचुएटेड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, आर्टिकल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट प्लान्स फेल्स इन Q1 डिस्पाइट बिग इंडिगो ऑर्डर। तो इस फाइनेंशियल के स्टार्टिंग में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा था कि चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही बूस्ट करेगा, क्योंकि जो इकोनॉमी पर जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट था वो भी अब रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट था उसका भी अब इम्पैक्ट जो है वो मिनिमाइज होना शुरू हो गया। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था इंडियन इकोनॉमी के लिए कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम Q2 का रिजल्ट देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, तो Q1 की अगर हम बात करें और उसके रिजल्ट देखें तो जून क्वार्टर में जो नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 3 मंथ्स। तो पहले के जो 3 महीने हैं उनके कंपैरिजन में Q1 की परफॉर्मेंस जो है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। हालांकि अगर पूरे साल से कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में मार्जिनल इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में, लेकिन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 3 मंथ्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है Q1 की एज पर द न्यू डेटा। अगर हम मार्च में देखें तो मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 12.1 ट्रिलियन के नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स थे, वो आए थे, यानी 12.1 ट्रिलियन के मार्च क्वार्टर में, यानी इससे पहला वाला जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में। इससे पहला क्वार्टर मीन्स Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 12.1 ट्रिलियन की नई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो थे वो देखने को मिले थे, जबकि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में अप्रॉक्सीमेटली 6 ट्रिलियन के ही नए जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं वो देखने को मिले हैं एज पर CMIE डेटा। CMIE मीन्स सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ऑल्दो पिछले साल के कंपैरिजन में 3% ज़्यादा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो जस्ट आधा है। हम देख सकते हैं 6 ट्रिलियन के नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं, जबकि मार्च के क्वार्टर में इट वाज 12.1 ट्रिलियन। और अगर इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को और डिटेल में देखें हम तो इसमें से 69% जो वैल्यूएशन है, जितने भी जो नए इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसमें 69% केवल एक प्रोजेक्ट से आ रहे हैं, दैट इज़ इंडिको ने जो 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है वो केवल 69% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ओवरऑल 6 ट्रिलियन का। इसके बाद जो रिमेनिंग है यानी 31% जो है वो अदर ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हालांकि यही सेम ट्रेंड हमें लास्ट क्वार्टर में भी देखने को मिला था, जहां पर एयर इंडिया के एक ऑर्डर ने एक बड़ा जो है वो परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट किया था, जब उसने 250 एयरबस और 220 बोइंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। हालांकि CMI के अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं ये भी प्रोविजनल प्रॉब्ली हो सकता है, अगर कुछ डील और फाइनलाइज होती हैं तो ये नंबर इंक्रीज हो सकता है, बट कहीं ना कहीं जो डेटा है ये डिनोट कर रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है इंडिया का वो उतना पेस में हम बोल सकते हैं जो उतना प्लान्ड वे में नहीं जा रहा है। द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट अनाउंस इन 2022 वाज 7.2 मिलियन पर क्वार्टर, जबकि अगर 2022 को देखें यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, तो उस ड्यूरेशन में 7.2 पर क्वार्टर में नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देखने को मिल रहे थे। नहीं, उस ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट जो था वो स्पीड अप था, लेकिन 24 में जैसा प्रोग्रेस अचीव करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट फिलहाल के लिए, उनमें हमें उतना ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट टेक अ और टुक अ हिट। तो पब्लिक सेक्टर के जो अनाउंसमेंट है वो 10% लोअर हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में हमें कुछ इंक्रीज देखने को मिल रहा है 55% का ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन फिर भी जो प्लान है, जो गवर्नमेंट जो एंटिसिपेशन है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट का कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट ओन जो प्रपोजल्स है नए इन्वेस्टमेंट है उसमें 21% का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 10% का इंक्रीज है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहा है इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन प्रोग्रेस उतनी नहीं है जितना एंटिसिपेट करी जा रही थी या जितना प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिली है। सो दिस इज द केस ऑफ म्यूटेड इन्वेस्टमेंट जून 2019 से लेकर के जून 2023 का डेटा दिया हुआ है। दिस ऑरेंज बार इंडिकेट्स अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ब्लू बार इंडिकेट्स अ इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट।
एंड दिस इज़ द स्पर्ट इन कंप्लीशन। हालांकि नए जो प्रोजेक्शन है, उन नए जो प्रोजेक्ट है, नए इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट है, उसमें भले डिक्लाइन देखने को मिल रहा है या मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात करें तो इस क्वार्टर में प्रोजेक्ट के कंप्लीशन जो है वो स्पीड अप हुए हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वार्टर। इट मीन्स जो ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले अनाउंस हो चुके थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन में स्पीड अप या पेस देखने को मिल रही है। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। सेंटर में ऑफर ग्रांट टू एनी स्टेट्स फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उनके पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर और पोटेंशियल, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है अब कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट में अपनी इक्विटी स्टेक को बढ़ाना चाह रही है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अ न्यू पॉलिसी। द यूनियन पावर मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड द न्यू हाइड्रो पावर पॉलिसी। तो न्यू हाइड्रो पावर पॉलिसी जो है प्रपोज करी जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है इसके तहत गवर्नमेंट जो कई सारी ग्रांट्स जो है वो फैसिलिटेट करेगी। किसको? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर के फोकस है, और जिस तरीके से इंडिया जो है वाटर रिसोर्सेज में रिच है, अगर वाटर रिसोर्सेज इंडोमेंट देखें तो इंडिया को अच्छा खासा वाटर रिसोर्स मिला है, वाटर रिसोर्स, सोलर रिसोर्सेज, एंड दैट इज वाई इंडिया वांट्स टू टैप दिस पोटेंशियल। और इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है सेंटर में प्रोवाइड ग्रांट वर्थ ₹4K crore to states in the northern state region so that the state government can infuse equity into these hydropower projects, और जो पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का हाइड्रो पावर जनरेट करने का, उसको मैचुरलाइज किया जा सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्टील CVD अनलाइकली एज गवर्नमेंट एम्स टू कट प्राइस प्रेशर। तो एज पर द recent information, steel sector may not see a return of countervailing duty CV duty despite the rising import from the China। तो रिसेंटली गवर्नमेंट को ऐसी रिकमेंडेशन दी जा रही थी कि जो चाइना से इंपोर्ट है स्टील का वो इंक्रीज़ हुआ है, तो गवर्नमेंट क्यों ना CVD लगा दे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी स्टील प्रोडक्ट्स में लगाए या स्टील के इंपोर्ट पर लगाए, स्पेशली ऐसा इंपोर्ट जो कि चाइना और अदर कंट्रीज से आ रहा है। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने फिलहाल एक क्लैरिफिकेशन दिया कि अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह की CVD इम्पोज करने की बात नहीं कर रहा है, स्पेशली ऑन स्टील सेक्टर। ऑल्दो क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस फिलहाल के लिए जो प्राइस प्रेशर है उसको रिड्यूस करना है। रिसेंटली स्टील के जो प्राइसेस हैं वो शूट अप कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का जो प्राइमरी पर्पस है वो है स्टील प्राइस को मेंटेन करना, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट और जो नए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि कॉस्ट ना बढ़े। दैट इज़ वाई स्टील एक जो है वो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इन्वेस्टमेंट में, हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और इसीलिए गवर्नमेंट फिलहाल के लिए जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाह रही स्टील के इस मार्केट में, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट कोई भी तरह की काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो इम्पोज नहीं करेगी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, so it is basically a specific form of duty that government imposes to protect the domestic producers from countering the negative impact of the import subsidies। तो बेसिकली ये एक इम्पोर्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्टिंग कंट्रीज़ पर लगाती है, जहाँ से हमारा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहा होता है। क्यों लगाती है? कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहा है उसकी डोमेस्टिक मार्केट में उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ बना रहे, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको एडवांटेज मिले। और इसीलिए डोमेस्टिक जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं दे वर डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि चाइना से हमारा इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्टील जो है वो चाइना की जो स्टील है वो मार्केट में एकदम भरी पड़ी है, जिसके लिए जो डोमेस्टिक जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लॉस हो रहा है, और इसीलिए CVD की डिमांड की थी। फिलहाल गवर्नमेंट ने CVD लगाने का जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, ऑल्दो पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि जो प्राइस है, अगर CVD गवर्नमेंट लगाएगा तो डेफिनेटली जो स्टील के प्राइसेस हैं मार्केट में वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और गवर्नमेंट अभी फिलहाल के लिए स्टील का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं करना चाहती। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, फ्रंट पेज पर दिए हुए आर्टिकल हम शॉर्ट न्यूज़ सेक्शन में कवर करेंगे। LRS स्पेंड ओनर्स टू ऑन टैक्स पेयर्स टू मेक करेक्ट डिक्लेरेशन। तो LRS और TCS से रिलेटेड हम कई सारे न्यूज़ कंटिन्यूसली डिस्कस करते हैं, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने टैक्स जो फॉरेन रेमिटेंसेस पर लगता है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस में चेंज किए थे, हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने उसको रिटर्न कर लिया, तो उसी को लेकर के न्यूज़ है। इन दिस ईयर बजट गवर्नमेंट अनाउंस सर्टेन चेंजेस टू कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। जो TCS लगता था फॉरेन रेमिटेंसेस पर, उसमें स्पेशली जो LRS स्कीम के तहत जो रेमिटेंसेस होते थे उसको लेकर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स प्रपोजिशंस में चेंज किया था, और हमने इसको डिस्कस भी किया था कि 5% से 20% चेंज कर दिया था, ताकि कुछ एग्जाम्पशन रखे थे। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स थे उनमें भी गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स में चेंजेस
चेंजेस किया था। ये जो चेंजेस थे ये जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट होने थे। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बोला कि उनका सिस्टम रेडी नहीं है एंड बिकॉज ऑफ ऑल सर्टन अदर inefficiencies, government has actually taken back that announcement. And June 28, government deferred the introduction of this revised tax collection or TCS rates until October 1st, 2023. Probably इसके बाद जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका सिस्टम जो है इस पर्टिकुलर नए रूल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाएगा और इसके बाद से गवर्नमेंट जो नए TCS रेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लेगी। तो जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं जो LRS के अंदर जिनको अब इंक्लूड करिएगा था उनको लेकर के भी आगे फर्दर नोटिस डाला जाएगा। हालांकि इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर 1 के बाद जो है गवर्नमेंट प्रोबेबली नए टैक्स रेट जो हैं वो अप्लाई कर सकती है और इन नए टैक्स रेट में जो भी एग्जम्पशन है, जो भी जिस तरह का भी एग्जम्पशन दिया गया जो नए टैक्स एप्लीकेशन इसका पूरा ओनर्स जो है वो टैक्स पेयर्स पर जाएगा कि वो सही डिक्लेरेशन दें और उसी के अकॉर्डिंग उनका टैक्स ट्रीटमेंट होगा। सो दिस इज द कंपैरिजन अमंग द एग्जिस्टिंग एंड न्यू टैक्स रेट्स अंटिल September 30, 2023, न्यू टैक्स दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम October 1, 2023। तो देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने कितना टैक्स जो है वो रिवाइज किया है। तो LRS फॉर अदर पर्पस 20% तक इंक्रीज कर दिया है। टूर पैकेज में भी इंक्रीज किया है। हालांकि एजुकेशन और मेडिकल टूरिज्म के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसमें फिलहाल के लिए कोई भी रिवीजन नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बैंक सेट टू मेक ट्रेडिंग गेन्स एज बॉन्ड यील्ड फॉल्स। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको बॉन्ड यील्ड के बारे में पता होगा। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि एडिशनल मार्केट बोरोइंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड यील्ड हैं वो 7% के नीचे रह सकती हैं। तो उसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड को आप उसी पर्टिकुलर न्यूज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए आप इस न्यूज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर आपने वो न्यूज़ नहीं देखी है तो आप प्रीवियस एनालिसिस में जाकर के उस न्यूज़ को देख सकते हैं। न्यूज़ क्या है? कमर्शियल बैंक्स आर सेट टू मेक ट्रेडिंग गेन्स एज यील्ड ऑन बेंचमार्क 10 years गवर्नमेंट बॉन्ड फेल 90 basis point इन अप्रैल एंड जून क्वार्टर, यानी क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया का जो बेंचमार्क बॉन्ड है, किसको बोलते हैं? जो 10 साल के जो बॉन्ड्स हैं जनरली उनको बेंचमार्क बॉन्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है, उनका जो यील्ड है बेसिकली वो ये डिसाइड करता है कि इकॉनमी में कितना प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा। उसकी यील्ड जो है वो एक बेंचमार्क की तरह काम करती है जो 10 साल के बॉन्ड होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अब इस पर्टिकुलर बॉन्ड मार्केट में कुछ गेन्स या कुछ प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर हम देखें जो बॉन्ड है, स्पेशली जो 10 years का जो बॉन्ड है उसका जो यील्ड है वो 19 basis पॉइंट से 19 BPS से फॉल किया है इन दिस पीरियड, यानी अप्रैल से जून में। और फिलहाल के लिए 7.2% है उसका यील्ड रेट ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में बैंक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 71,000 करोड़ का जो लॉस है वो सफ़र किया था बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड मार्केट। क्योंकि बॉन्ड मार्केट जो बॉन्ड पोर्टफोलियो है, जब आप सभी को पता होगा जब बैंक्स हैं वो भी बॉन्ड मार्केट में डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो बॉन्ड मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल थी और हाई यील्ड रेट थे क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो परसेंटेज था जो 10 years के बॉन्ड थे वो ज़्यादा प्राइस पर उनकी ट्रेडिंग हो रही थी और जो यील्ड रेट था वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो उसकी वजह से बैंक्स को जो है काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड रेट के कैलकुलेशन में। In general, the price of bond is inversely proportional to its yield or interest rate. Means greater the price, lower will be the yield. और इसी वजह से जो यील्ड लो हो रही थी बिकॉज ऑफ द हायर बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बैंक्स को नुकसान हुआ था। तो फिलहाल उसी नुकसान को बैंक जो है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी डेटा है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है कि बैंक्स को अप्रॉक्सीमेटली 71,000 करोड़ का लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड पोर्टफोलियोज इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो बॉन्ड यील्ड वेंट अप शार्पली लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑन द बैक ऑफ 250 basis point hike in the policy repo rate and RBI। और ऐसा नहीं जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड प्राइस है, ये सिर्फ मार्केट बोरोइंग या गवर्नमेंट बोरोइंग से इम्पैक्ट करते हैं। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट इन्फ्लुएंस द बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड
यील्ड। हालांकि इस बार इस जो फर्स्ट क्वार्टर को अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए उसमें ऑप्टिमिज्म जो है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है इन गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, जिसकी वजह से ऐसा एंटिसिपेट किया जाए कि प्रोबेबली जो बैंक्स हैं वो अपना जो कुछ लॉस रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का उसको मेकअप करने की कोशिश कर सकते हैं। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड, रूल्स ऑफ ओरिजिन डीले एफटीए टैरिफ डिस्कशन विद ईयू। तो ईयू के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन चल रहा है उसमें कुछ इश्यूज जो हैं वो हर्डल बन रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर के जो डिस्कशन चल रहा है उसकी वजह से फिलहाल जो प्रोग्रेस है एफटीए की वो डिले हो रही है, क्योंकि कई बार इस पर्टिकुलर रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर के जो है वो डिस्कशन हो चुका है और दोनों ही साइड से कोई मेजर हेडवे देखने को नहीं मिला है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ नेगोशिएशन दैट इज गोइंग थ्रू अंडर दिस एफटीए डिस्कशन। और एक मेजर हर्डल ऐसा कहा जा रहा है रूल ऑफ ओरिजिन का जो इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये एक मेजर हर्डल है। अगर ये ओवरकम हो जाता तो जो बायलैटरल डिस्कशन है प्रोबेबली ये और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगा। 5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस आर ओवर बट येट एनी फाइनल डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑन रूल ऑफ ओरिजिन इशू। जनरली रूल ऑफ ओरिजिन जो एक क्राइटेरिया होता है जो दो कंट्रीज जो हैं डिसाइड करते हैं, और ये ज़रूरी होता है ये डिसाइड करने के लिए जो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसका एक्चुअल में ओरिजिन क्या, व्हाट इज़ द नेशनल सोर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ड्यूटीज़ इम्पोज करी जाती हैं, टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं या ड्यूटीज़ और टैक्सेस का कंसेशन दिया जाता है। एंड डेफिनेटली इट प्रिवेंट्स द एफटीए पार्टनर कंट्रीज फ्रॉम री एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टेड आइटम्स टू द अदर पार्टनर कंट्रीज विदाउट सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन। और इसी रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर के फिलहाल के लिए कोई कंसेंसस बनती नहीं दिख रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंड मे वे ऑन आईटीज रिवेन्यू इन Q1। तो Q1 के एक्चुअली रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंटिसिपेशंस आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग माइक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स कॉजिंग द turbulence in $245 billion IT industry are yet to calm down। जो IT इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने रिसेंटली अपना जो एक्सपेंडिचर है, स्पेशली जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स है वो थोड़ा सा कम किया है, जिसका वजह से उनका जो Q1 का रिवेन्यू है वो इम्पैक्ट कर सकता है। टॉप इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज आर लाइकली टू पोस्ट अ डिक्लाइन और जस्ट अ मार्जिनल ग्रोथ इन देयर सीक्वेंशियल रिवेन्यू ऑफ Q1। तो Q1 का जो रिजल्ट आने वाला है उसके लिए एंटिसिपेशन स्पेशली आईटी कंपनीज का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका जो स्पेंडिंग है वो कम हुई है, वो वीक हुई, जिसकी वजह से जो उनका रिवेन्यू है वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो दिस इज Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, दिस इज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 एस्टिमेट्स इन टर्म्स ऑफ द रिवेन्यू ग्रोथ। और ऐसा कहा जा रहा है कि मार्जिनल ग्रोथ देखने को मिलेगी रिवेन्यू में या फिर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। टीसीएस में 0 ग्रोथ एंटिसिपेट करी जा रही है, इन्फोसिस में 1%, विप्रो में -1.9, HCL टेक में 1% और महिंद्रा -1.9। दैट इज बिकॉज ऑफ द लोअर discretionary spending by the government apart and other than strong जो माइक्रो इकोनॉमिक हेडविंड से उनका इम्पैक्ट अभी भी IT इकोनॉमिक जो कंपनीज हैं उन पर अभी भी विजिबल है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, EV मेकर्स इन टॉक्स विद गवर्नमेंट फॉर बैटरी डीकपलिंग। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है इंडिया में उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अगर देखें तो बैटरी जो स्टेशंस हैं, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैटरी चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी उतना ही फोकस रिक्वायर। उसी को लेकर के जो ईवी मेकर्स हैं वो फिलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहे हैं। किस बात पे? कॉन्क्रीट पॉलिसी टू डीकपल द बैटरी फ्रॉम ईवी एंड डेवलप अ नेशन वाइड बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कई सारे ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि बैटरी चार्जिंग जो स्टेशन हैं वो लगाए जाएं या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस लगाए जाएं कि जहाँ पर एक बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसको दूसरी बैटरी से स्वैप कर लिया जाए। तो कई सारे ऑप्शंस हैं। उसी को लेकर के जो ईवी मेकर्स हैं वो गवर्नमेंट से डिस्कशन में है कि नेशन वाइड पूरे एक कंट्री में एक बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और एक बैटरी स्वैपिंग को लेकर के एक नेशन वाइज पॉलिसी डेवलप करी जाए विथ फेम टू subsidy is going in 2024 and this move can reduce the cost of purchase। और उसी को लेकर के जो ईवी मेकर्स उनका कहना है कि भले ही ईवी मेकर्स के आप बाइंग बढ़ा रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस को, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, बैटरी डीकपलिंग को भी प्रमोट करना, उसके लिए भी कंसिस्टेंट नेशन वाइज पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। And about 80% of electric vehicles in India today are e-rickshaws only। और इसी वजह से
और अदर सेगमेंट में 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में 4 व्हीलर सेगमेंट में ईवी अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए स्टेक होल्डर्स आर मीटिंग विद इंडस्ट्री एंड सेंटर फॉर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। लेट अस सी कि डीकपलिंग पॉलिसी कोई आती है या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्टली मानसून स्वीप्स अक्रॉस कंट्री 6 डे अर्ली। तो जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो डिले करेगा, एवरेज मानसून से थोड़ा सा कम रहेगा। उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट मानसून ने इंटायर कंट्री को संडे तक कवर कर लिया। और अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो 6 दिन ज़्यादा पहले, यूजुअल जो एवरेज है उससे 6 दिन पहले ही मानसून ने पूरे कंट्री को कवर कर लिया है। एंड दिस इज रिमार्केबल गिवन दैट मानसून रीच द मेनलैंड आफ्टर अ डिले ऑफ ऑलमोस्ट 7 डेज। इट मीन्स जो केरला कोस्ट में मानसून जो 7 दिन का डिले था, तो ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि इंटायर कंट्री में भी मानसून आने में टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल 6 दिन पहले ही मानसून ने इंटायर कंट्री को कवर कर लिया। एंड दिस इज द एवरेज date when monsoon has covered the entire country in different years. You can just have the glimpse of it. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.